हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट? जवाब दीजिए। हेलो दोस्तों। देखिए, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको इन सर्कल के बारे में बताया था कि इन सर्कल क्या होता है। ठीक है भाई। मैंने आपको इन रेडियस बताई क्या होती है, इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, मैंने आपको समझाया है भाई। इन सेंटर पे क्या एंगल बनता है मेरे दोस्तों, उस पे हमने बेसिक सवाल लिए। इन सेंटर कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी। चलिए, और किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस मेरे दोस्तों हम निकालते कैसे हैं मैंने आपको ये भी समझाया। ठीक है बात यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमारे पास दो ऐसे स्पेशल ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, जिनके मेरे दोस्तों हम अलग से इन पे स्पेशल फोकस करेंगे। भाई आप किसी भी ट्रायंगल की, कैसा भी ट्रायंगल हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का, उसकी इन रेडियस आसानी से निकाल सकते इस फॉर्मूले का यूज करके, आर बराबर डेल्टा बटे एस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन दो ऐसे ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल मेरे दोस्तों, हम जो है इन पे अलग से ध्यान देंगे। इनका अलग शॉर्ट फॉर्मूला भी हमने एक बनाया है। ठीक है ना, ये एरिया वेरिया निकालने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इन रेडियस ऑफ राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पढ़िए, वैसे किसी को याद है किसी को क्या होती है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई। चलो देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से। मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, समबाहु त्रिभुज बनाया मेरे दोस्तों, ए बी सी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। क्या है मेरे दोस्तों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। भाई ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60-60-60 डिग्री के। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई आप इस बात का जवाब दीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बता रखा है किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस निकालने का जो फंडा है, स्मॉल आर बराबर, वो क्या है? तो आपका जवाब होगा सर डेल्टा बटे एस। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का, हाँ नहीं पवन, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। मैं आपसे कहूं ये एंगल कितने का है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का। मैं आपसे कहूं ये एंगल कितने का है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का है भाई। मैं आपसे कहूं ये एंगल कितने का है मेरे दोस्तों, 60 डिग्री का है, आप बोलोगे जी सर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया मेरे दोस्तों, डेल्टा क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो अगर आपको दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है। मेरे दोस्तों ये साइड ए है, ये साइड ए है, बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होना चाहिए 1/2, साइड ए गुणा ए, बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन यानी कि मेरे दोस्तों साइन 60 डिग्री। ये होना चाहिए कि नहीं? किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है अगर आपको दो साइड पता है, बीच के एंगल पता है। 1/2, ये साइड ए है, ये साइड ए, बीच के एंगल का साइन, साइन 60 कितना मेरे दोस्तों, √3/2, √3/2। आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है डेल्टा, वो कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा सर जी √3/4 a²। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखी है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a², अगर उसकी साइड ए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है मेरे दोस्तों, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम, ए 3a। वैभव सिंह कह रहे वो चली गई सर। वैभव सिंह कह रहे वो चली गई सर, तो मैं वैभव सिंह कहूंगा वेरी गुड डिसीजन मेड बाय हर, गॉड ब्लेस हर।
जाते जाते तुम्हें दो लपड़ भी जड़ जाती मेरी तरफ से तो अत्यंत खुशी होती। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम ए प्लस ए प्लस ए 3 तो पेरीमीटर तो 3a श्वेता। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का आधा 3a/2। आप बोलोगे हाँ जी सर 3a/2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया 3a/2। ठीक है भाई, चलिए तो आप मुझे बताइए कि यहां से अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की इनरेडियस निकालने लगूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इनरेडियस स्मॉल आर क्या होगी, डेल्टा बटे एस। आप बोलोगे जी सर तो डेल्टा एरिया क्या है, चली गई वो है जैसे तुम उसको कुछ हीरे जवाहरात में तोल रहे थे, √3/4a²। हर का कंसेप्ट क्लियर है। जिस तरफ ज्यादा पैसा उस तरफ वो, ठीक है, तुम्हारी तरह कंसेप्ट ढीले नहीं है। चले इधर देखिए, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4a² और सभी पेरीमीटर 3/2a। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ी काटा पीटी कर लेते हैं। अभी देखिए ये ए से मेरे दोस्तों ये ए कट जाएगा है भाई, है भाई। और मेरे दोस्तों 2 से जो 4 है मेरे दोस्तों 2 बार कैंसल आउट हो जाएगा। √3 से 3 जो है मेरे दोस्तों √3 बार कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे दोस्तों, ये ए बच गया अपॉन 2 √3 बच गया। तो यानी कि ये आ गया a/2 √3। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो यानी कि एक डायरेक्ट कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको साइड पता है ए तो उसकी इनरेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो, स्मॉल आर बराबर a/2 √3। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों आपको साइड पता है ए तो उसकी इनरेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं, स्मॉल आर बराबर a/2 √3। ठीक, आप बोलोगे जी सर। सबको समझ में आ गया। तो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड ए है तो उसकी इनरेडियस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डेल्टा बटे एस एरिया पूरा सब कुछ निकालना पड़े। इस शॉर्ट कंसेप्ट है, स्मॉल आर बराबर a/2 √3। बात सही है, मैंने अच्छे से आपको समझाया। चलिएगा मेरे दोस्तों, एक्चुअली मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आप बोलोगे जी सर इस तरीके से डलेगा एडी। तो आप जानते हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री है भाई। अगर ये 90 है ये 60 है मेरे दोस्तों तो 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, है भाई। ये 90 डिग्री 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। मतलब ये लाइन जो मैंने खींची है एडी, एक्चुअली में ये एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के मेरे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समय, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट है, देख रहे हैं। तो यहां 30 डिग्री के सामने की साइड, यहां 30 डिग्री के सामने की साइड बराबर होगी। अगर ये पूरी साइड बीसी है तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये भी a/2 होगा मेरे दोस्तों और ये भी a/2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो आप सही कह रहे हैं। यानी कि ये वाली जो लाइन है मीडियन भी होगी, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी है, ये एल्टीट्यूड भी है मेरे दोस्तों, ये आपकी मीडियन भी है। साइड बीसी के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है। पॉइंट डी जो है वो साइड बीसी का मध्य बिंदु है। तो यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, सब कुछ यही लाइन है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सेम डिट्टो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, डिट्टो इसी तरीके से अगर आप पॉइंट बी से डिट्टो इसी तरीके से अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेरे दोस्तों अगर आप लाइन खींचते तो वही एंगल बाइसेक्टर बनते, वही मीडियन बनती है मेरे दोस्तों, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते, सब कुछ वही होती है। इसी तरीके से आप वर्टेक्स बी से भी एल्टीट्यूड खींचेंगे
तो यही आपकी एंगल बाइसेक्टर बनेगी, यही मीडियन बनेगी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी, सब कुछ यही बनेगी। इसी तरीके से आप इस तीसरे वर्टेक्स से भी एल्टीट्यूड खींचेंगे तो यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, यही माध्यिका होगा मेरे दोस्तों, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर खास बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो चारों सेंटर होते हैं ना मेरे दोस्तों, चारों सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, वो एक ही जगह होते हैं मेरे दोस्तों। वो कि एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां सेम ही लाइन काम करती है। तो यानी कि IGOH इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो चारों सेंटर है, एक्सो सेंटर को छोड़ के वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब एक ही जगह होते हैं मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आगे और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा उसका टिप अभी देते चलेंगे। देखिए चूंकि ये लाइन AD जो है एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर है, तो इन सेंटर इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर कहीं होना चाहिए। इन सेंटर मेरे दोस्तों यहीं कहीं पर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इन सेंटर मेरे दोस्तों यहीं पर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके समझ में आ गई, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर ही कहीं ना कहीं सेंटर होगा जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर काटेंगे। ठीक है, सरकम सेंटर भी इसी लाइन पर होगा, इसी जगह होगा, सेंट्रॉइड भी यही होगा मेरे दोस्तों, और ऑर्थो सेंटर भी यही होगा। एक्चुअली ऑर्थो सेंटर होता है जहां तीनों एल्टीट्यूड काटती हैं, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल की तीनों माध्यिका काटती है। हम जब डिटेल में जानेंगे तो देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चारों पॉइंट इसके एक ही जगह होंगे। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से, क्लियर है। अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, अगर मेरे दोस्तों इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, तो मेरे प्यारे भाई इसकी ये जो हाइट AD है, हाइट AD इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों, वो क्या होगी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी है मेरे दोस्तों? A/2 है। ये कितने का है? 60 डिग्री का। ये कितना है? 90 डिग्री का। ये कितना है? 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री के सामने A/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, यानी कि √3 गुना होगा मेरे दोस्तों, √3 A/2 होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर A है तो उसकी हाइट होती है √3 A/2। 30, 60, 90 का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। 30 डिग्री के सामने अगर एक यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होता है। ये 30, 60, 90 ट्राइंगल है। 30 डिग्री के सामने A/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स होगा, √3 A/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो √3 A/2 होती है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है पर आप सब भूल जाते हैं यार, मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं। 30, 60, 90 ट्राइंगल में, किसी भी 30, 60, 90 ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। ये रेशियो होता है। अगर 30 डिग्री के सामने A/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, √3 A/2। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड A है तो जो उसकी हाइट होगी वो √3 A/2 होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताइए कि इन रेडियस क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होता है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। इन रेडियस है भाई, इन रेडियस। तो मेरे दोस्तों ये इन सेंटर है। इन सेंटर से किसी भी साइड की जो डिस्टेंस होती है वो इन रेडियस होती है। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है। ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों यही इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, इन रेडियस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आती है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स होती हैं। जी का मतलब होता है भविष्य, सेंट्रॉइड केंद्रक।
जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं, हम उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जी मतलब सेंट्रॉइड। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर से साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन रेडियस होगी मेरे दोस्तों स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, बहुत सही। एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का बटे 3 होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का बटे 3 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का बटे 3 होती है, हाइट का बटे 3 भी। कैसे मेरे दोस्तों, कैसे बोलेंगे आप? बिल्कुल मैं बताऊंगा। भाई मैंने क्या प्रूफ करा? मैंने प्रूफ करा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर ए है तो उसकी हाइट होती है मेरे दोस्तों √3a/2। अगर हम इसकी हाइट को बटे 3 करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों अगर साइड ए है तो उसकी हाइट होती है √3a/2। हाइट को अगर 3 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर √3 से 3 कैंसल आउट होगा, √3 बार, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर a/2√3 आएगा, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस के बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस होती है मेरे दोस्तों, वो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का 1/3 होती है, 1/3। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। एच मतलब हाइट अंजलि, एल्टीट्यूड। कैसी बात पूछ रही हो आप, पागल हो गए हो क्या? समझ में आया? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसकी हाइट √3a/2 है, जबकि इन रेडियस a/2√3 है। मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर हाइट को 3 से भाग लगाया जाए तो क्या आता है? a/2√3 आता है, जो कि इन रेडियस के बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई हमको। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो रेडियस है वो हाइट बटे 3 होती है। हाइट बटे 3 बोलो, मीडियन बटे 3 बोलो, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है वही मीडियन है, वही उसकी जो है आपकी एंगल बाइसेक्टर की लंबाई है। मैं आपसे पूछूं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी इन रेडियस क्या होगी? बताइए। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट 15 सेंटीमीटर है, बताइए उसकी जो है इन रेडियस क्या होगी? तो ऐसा नहीं कि हाइट दे रखी है, पहले आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालो फिर फॉर्मूला करो ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट 15 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस डायरेक्ट 15/3 5 सेंटीमीटर आप बता दोगे 1 सेकंड में। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ठीक है, चलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ देता रहता हूं, बिल्कुल हाँ जी छोटी। आई मतलब इन सेंटर, अंतः केंद्र मेरे दोस्तों, इन सेंटर, ठीक है ना। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर होता है दोस्तों लंब केंद्र, जहां ट्राइंगल की तीनों हाइट एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जी होता है मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड केंद्रक, जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन काटती हैं। मेरे दोस्तों ये जो ओ है ना, ओ होता है सरकम सेंटर। ओ जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। क्या हुआ मेरे दोस्तों? परिकेंद्र, परिकेंद्र, ठीक है ना, प्यार से समझिएगा अभी। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली दुनिया में जितने भी ट्राइंगल हैं, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल हैं, किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हर एक ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरता हो, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरता हो। ये आगे की बात है पर अभी बताऊंगा। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट। और कैसे खच्चर आदमी हो भाई, मैं जिंदगी भर तुमको यही बताता रहूंगा कि एल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है, मीडियन क्या है। इससे आगे नहीं बढ़ना है आप लोगों को। किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लंबाई को ही एल्टीट्यूड या हाइट या ऊंचाई कहते हैं ट्राइंगल की। क्या बालक हो यार तुम, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं?
कि मैं आपको बस बार बार यही बताता रहूं, आगे ना बढ़े। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऐसे तो आप इस सरकारी डिपार्टमेंट चले भी गए तो तुम्हारा कभी प्रमोशन ही नहीं होगा, क्योंकि तुम जो काम पोस्ट पे लगोगे वो सीख ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। टाइम पास करते रहते हो बस, समझ नहीं आता, ऐसे तैसे में घुस जाओ, अपनी भाड़ में जाओ। क्यों पढ़ रहे हो, फिर भीख मांग लो। आपके सामने ट्राइंगल है, पढ़ना लिखना छोड़ दो, किसी काम के नहीं हो तुम, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं तुम्हारा नसीब में, ना नौकरी है। ये ट्राइंगल है कचरा। कैसा भी ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल है। टाइम वेस्ट करवा रहे हो यार अच्छे बच्चों का भी जो पढ़ रहे हैं। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होके गुजरे है भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल का सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, परिव्रत। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होके गुजरे मेरे दोस्तों। ठीक है, सरकम सर्कल, उसको हम परिव्रत कहते हैं। और इसके ही सेंटर को कहते हैं मेरे दोस्तों सरकम सेंटर। इसके सेंटर को हम कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, यानी कि ये जो इस सर्कल का जो सेंटर हो गया वो सरकम सेंटर हो गया। ठीक है भाई, तो ये अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाइए, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरे, हम उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, और उसके सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है ना। अब देखिए, सेंटर से परिधि तक की दूरी बताओ क्या है ये। भाई ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर, ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर, सरकम रेडियस। इस सर्कल की रेडियस को क्या कहते हैं हम, सरकम रेडियस। जैसे इन सर्कल की रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, वही सरकम सर्कल की रेडियस को हम सरकम रेडियस कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कंसेप्ट ये है, ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। इसलिए तो कहते हैं 9वीं क्लास अच्छे से पास कर लेते तो आज ही दिक्कत ना होती। ठीक है ना। सरकम सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। सरकम सेंटर की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है, और सरकम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होती है मेरे दोस्तों, वो ट्राइंगल की सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर भी यही है, यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सेंट्रोइड है। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, ओ मतलब सरकम सेंटर परिकेंद्र, जी मतलब सेंट्रोइड केंद्रक, एच मतलब ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है, इन सेंटर तीनों साइड, तीनों एंगल के बाइसेक्टर से बनता है। सेंट्रोइड तीनों माध्यिकाओं से बनता है, ऑर्थो सेंटर तीनों एल्टीट्यूड से बनता है। अपनी मर्जी से युवराज। तो ये ट्राइंगल का इन सेंटर भी है, ये सरकम सेंटर भी है। तो सरकम सेंटर से इस वर्टेक्स की दूरी मेरे दोस्तों ये क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर जी, ये होगी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर। ठीक है, सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। बहुत ज्यादा डाटा आपको दिमाग में रखना है, कोई 5-7 बातें नहीं है यहां पर, कम से कम 20-25 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एक सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, ये होगी ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर। अलग है, इन रेडियस अलग होती है, सरकम रेडियस अलग होती है। ठीक है भाई। अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि इन रेडियस क्या होती है। इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का 1/3 होती है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट को आप 3 से भाग करो तो इन रेडियस के बराबर आता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये आपने अभी हम समझाया। अब एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी हाइट है, पूरी हाइट है।
ये मेरे दोस्तों क्या है, इन रेडियस है ना, इन सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस इन रेडियस होती है हाइट बटे 3। अगर ये h बटा 3 है, ये जो डिस्टेंस है हाइट का 1/3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों, ये डिस्टेंस, जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए, अपना आगे का दिमाग मत लगाओ, जितना मैं पढ़ रहा हूं कृपया हाथ जोड़ के विनती है उसी को ढंग से पढ़ लो। अगर ये इन रेडियस हाइट का 1/3 है, तो जो बची दूरी है ये सरकम रेडियस, ये हाइट का कितना हिस्सा है। अगर ये हाइट का 1/3 है, तो बचा हुआ हाइट का 2/3 हो गया कि नहीं। आप बोलोगे जी सर। भाई टोटल लेंथ क्या होती है, 1। ये हाइट का 1/3 है, h बटे 3 है, तो ये हाइट का 2/3 बचा कि नहीं, 2h बटे 3। अगर ये h बटे 3 है, पूरी हाइट h है, तो कितना बचा, 2h बटे 3 घटा देंगे। पूरी हाइट h है, इसमें से ये लेंथ h बटे 3 है, माइनस करेंगे तो बची लेंथ कितनी है, 2h बटे 3। आप बोलोगे जी सर ये 1/3 है, तो रिमेनिंग 2/3 है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइट का 2/3 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का 2/3 होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आप लोगों ने यहां से क्या रिलेशन देखा, आप लोगों ने रिलेशन ये देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा सर इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होता है। तो आप कहोगे सर सरकम रेडियस है हाइट का 2/3, इन रेडियस है हाइट का 1/3, तो रेशियो कितना आएगा, ये 2/1। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस, ये लेंथ सरकम रेडियस है, इन रेडियस है, उसका जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 2:1 होता है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक सभी को स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। एक्चुअली मेरे प्यारे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो क्या है, मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया कि हाइट का 2/3 होती है मेरे दोस्तों। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है √3/2a। तो मेरे दोस्तों यहां से 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 √3 बार कट जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला हो गया a/√3। भाई इन रेडियस का दुगुना करोगे तो 2 कट जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों a/√3, a/√3, a/√3। क्लियर है, a/√3। क्लियर, मुझे लगता है कि आपके बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। एक बार मैं सारी कहानी फिर से रिपीट करता हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, तो तीनों एंगल बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। 60-60 डिग्री सब कुछ बराबर होने की वजह से हमने ये देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप हाइट खींचते हैं, उसका एल्टीट्यूड खींचते हैं, तो वही माध्यिका है, वही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही सब कुछ है। इसी तरीके से पॉइंट बी के लिए, इसी तरीके से पॉइंट सी के लिए। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एक ही जगह होते हैं, वो कि यहां सारी लाइन एक ही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर ए है तो उसका एरिया √3/4a², सेमी पेरीमीटर 3/2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसकी हाइट √3a/2 होगी। तीनों वर्टेक्स से हाइट सेम होगी, तीनों वर्टेक्स से हाइट सेम होगी। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस r बराबर डेल्टा बटे s हमने निकाला,
तो ये फॉर्मूला आ गया a/2√3 मेरे दोस्तों साइड की टर्म में। ध्यान से हमने ऑब्जर्व किया तो हमको पता यार ये तो हाइट का 1/3 है, इसको 3 से भाग लगा दूंगा तो यही चीज आ रही है, यानी कि इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 होती है। ये इन सेंटर है, इन सेंटर जो होता है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो इन सेंटर से हम साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे स्टूडेंट। अभी तो ये जो डिस्टेंस होगी यही इन रेडियस होगी ना, इन सेंटर की साइड बीसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इन रेडियस है। क्योंकि सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर से इसकी जो वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है सरकम रेडियस है कैपिटल आर। तो इन रेडियस हाइट का 1/3 है, सरकम रेडियस हाइट का 2/3 है। तो इन दोनों का रेशियो सरकम रेडियस और इन रेडियस का 2:1। ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या देखा, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल अभी और इन सर्कल के एरिया का रेशियो निकालोगे मेरे दोस्तों, एरिया का, तो आप मुझे बताइएगा जरा ये रेशियो कितना आएगा, एरिया का रेशियो। भाई किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है, किसी भी सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई तो एक कांस्टेंट है, तो यानी कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेशियो 2:1 है, तो सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो रेडियस का स्क्वायर करना होगा। 2/1 का स्क्वायर 4/1। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल, परिव्रत और अंतःव्रत के एरिया का जो रेशियो होता है मेरे दोस्तों वो 4:1 होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। ये जितनी भी बातें सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। यही होता है बेटा बेसिक। क्या मैंने आपको बेसिक बहुत प्यार से नहीं पढ़ाया? इसके अलावा आप कौन से बेसिक की डिमांड करते, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, आगे चले। एक्चुअली इस बात को एक तरीके से और समझाया जा सकता है। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक चीज बोल रहा हूं। ठीक है, और कृपया करके इन बातों को आगे तक भूलिएगा मत, आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत याद रखना। ठीक है राजेश, ये जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया मेरे दोस्तों, ट्रायंगल ABC। तो मेरे प्यारे भाई, जहां ट्रायंगल की तीनों माध्यिका काटती हैं, ये मेरे दोस्तों ये मीडियन है, ये मीडियन है मेरे दोस्तों AD, मीडियन है। मीडियन है मतलब साइड BC की माध्यिका, ये रेशियो 1:1 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों ये मीडियन है, ये BE है मेरे दोस्तों, माध्यिका है, माध्यिका है, इसका मतलब ये रेशियो भी 1:1 होगा। AE और EC बराबर है, इसका मतलब रेशियो कितना है, 1:1। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये CF है, ये भी माध्यिका है मेरे दोस्तों, माध्यिका। ठीक है ना, ये रेशियो भी कितना है, 1:1 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो तीनों माध्यिका एक दूसरे को जहां काटती है मेरे दोस्तों वो सेंट्रॉइड होता है जी। कंसेप्ट है कि सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को, सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। देखिए ये सेंट्रॉइड है, अपर पार्ट देखिए और लोअर पार्ट देखिए। अपर पार्ट का मतलब सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी AG। अभी ये मैं मीडियन AD को देखिए, मीडियन AD को, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से अप वर्टेक्स की दूरी और ये साइड की दूरी GD। ये रेशियो हमेशा 2:1 होगा। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसी तरीके से मीडियन BE है, अपर पार्ट सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी BG/GE है भाई, ये भी 2:1 होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक, आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ी भी इनकी जरूरत पड़ती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ये मीडियन CF है, CF है,
सेंट्रॉइड है। तो मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की जीसी अपॉन जीएफ, ये रेशियो भी 2:1 होगा। सभी को क्लियर हुआ? सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 के रेशियो बांटेगा। क्यों? मास बाउंड ज्योमेट्री से कर लेते हैं, मास बाउंड ज्योमेट्री से समझा देता हूं भाई। अगर ये लाइन बैलेंस है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन ये 1:1 है, तो यहां 1 किलो का बाट रख लेते हैं, यहां 1 किलो का बाट रख लेते हैं मेरे दोस्तों। यहां कितने किलो वजन आ जाएगा? 2 किलो वजन आ जाएगा। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 1 किलो का बाट है, तो यहां भी 1 किलो रखना होगा, तो यहां कितना वजन आ जाएगा? 2 किलो आ जाएगा। भाई अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 1 किलो का बाट है, 1 किलो का पॉइंट एफ पर कितना वेट महसूस होगा? 2 किलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। देखिए पूरा ट्राइंगल बैलेंस हो गया, बैलेंस ना। ये मीडियन एडी अगर बैलेंस है, ये लाइन एडी बैलेंस है, 1 किलो बाट है या 2 किलो बाट है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:1। देखिए एजी से जीडी का रेशियो 2:1 आ गया। आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? है भाई। ये मीडियन बीजी बीई को देखिए, ये यहां पे 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:1। तो बीजी से जी का रेशियो 2:1 आया कि नहीं? इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल मेरे दोस्तों, ये इन एनी ट्राइंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये सीएफ है मेरे दोस्तों। यहां 2 किलो वाट है, 1 किलो वाट है, तो 2 इधर आ जाएगा, एक ही रेशियो 2:1 आ गया। इसको ध्यान रखेगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा प्लीज, विनती है। तो सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है? अच्छे से मैंने प्योर क्लियर तरीके से समझाया। अब मैं थोड़ा देर के लिए वापस आ जाता हूं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जानते इक्विलेटरल ट्राइंगल में मेरे दोस्तों सब कुछ इक्वल होने की वजह से है भी, इसके इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसके सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एक ही जगह होते हैं। आप बोलोगे जी सर, चूंकि ये पॉइंट आपका इन सेंटर है, ये पॉइंट इन सेंटर है, इस इन सेंटर की साइड बीसी से डिस्टेंस क्या है अभी मेरे दोस्तों? ये यही इन रेडियस होगी, इन रेडियस। अभी इन सेंटर की साइड से डिस्टेंस जो है वो इन रेडियस होगी। ये सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो सरकम रेडियस होगी, कैपिटल आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगी, ठीक है। चूंकि मेरे दोस्तों ये पॉइंट सेंट्रॉइड भी है, सेंट्रॉइड, ये पॉइंट जी जो है ये सेंट्रॉइड भी है। सेंट्रॉइड होने की वजह से ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का रेशियो 2:1 होगा, बिकॉज ऑफ द सेंट्रॉइड होने की वजह से। ये पॉइंट आपका जो है, ये जो पॉइंट है कलवा पॉइंट, ये सेंट्रॉइड भी है, ठीक है मेरे दोस्तों। यानी कि ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का रेशियो 2:1 होगा, यानी कि ये रेशियो 2:1 होगा। उसकी वजह से अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है मेरे दोस्तों, हाइट को 2:1 में बांटोगे तो ये हाइट का 1/3 आएगी, ये हाइट का 2/3 आएगी। ये भी आपने यहां से प्रूफ कर दिया, ठीक है। राम कह रहे मोहब्बत में उसने बदनाम कर डाला। अरे तुम्हारी ऐसी का मोहब्बत मारूं, चुपचाप पढ़ लो। मोहब्बत, बेरोजगारों से मोहब्बत नहीं की जाती, उनकी फटी हाल में रिचार्ज कराया जाता है, ठीक है। समझ में आया? प्लीज आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट। ऐसे मत करा करो भाई, चलिए चुपचाप। तो ये सारी जो कहानी थी ये थी इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेके, ठीक। चलिए अब सब लोग आगे चलेंगे, बहुत डिटेल में मैंने समझाया। आवाज तो बढ़ा आवाज तो ठीक है सतेंद्र। अब राइट एंगल ट्राइंगल के, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गोरा कंसेप्ट। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या आर बराबर डेल्टा बटे एस से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम और शॉर्ट में कुछ एक चीज ड्राइव करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि जैसे आपके सामने एक सर्कल है, इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, जैसे आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बाहर दोस्तों एक पॉइंट पी है। अगर आप सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से सर्कल पर टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बस टच करती हुई चली जाए, एक ही सिंगल पॉइंट पे, यहां पे ए पर टच करती हुई चली गई और बी पर, ज्यादा पर्सनल लाइफ में नहीं घुसेगा, केवल टच करते हुए निकल जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। अगर आप सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से मेरे दोस्तों सर्कल की टेंजेंट खींचते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की जो लंबाई है वो बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी। क्लियर है। सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, अवंतिका समझ में आया तुम्हें कैसे? देखिए, जैसे दोस्तों इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये जो है यहां पर ए पे टच कर रहे बी पे, तो मेरे दोस्तों सेंटर से आप इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। तो रेडियस मेरे दोस्तों कितनी होगी? आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी जो है मेरे दोस्तों वो क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये जो है आपकी रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तभी टच कर रहा है, 90 की बजाय 87 होता ना तो सर्कल के अंदर घुस जाता। 90 डिग्री है तभी टच कर पा रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर परेशानी हमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सेंटर है। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मैं पी से ओ को मिलाऊंगा तो दोस्तों आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कोई फर्क है क्या? नहीं। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है पी ए ओ और पी बी ओ, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है भाई, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों की एक साइड बराबर है और दोनों का हाइपोटेनस बराबर है। आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों की हाइपोटेनस सेम है, दोनों की एक साइड बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। भाइयों जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरे दोस्तों ये वाला एंगल स्मॉल आर के सामने ये वाला एंगल थीटा है, तो यहां भी स्मॉल आर के सामने ये एंगल थीटा होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सर्कल के बाहर से आप टेंजेंट खींचोगे मेरे दोस्तों, सेंटर से अगर आप इस वर्टेक्स को मिलाओगे, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओगे तो एंगल बाइसेक्ट होगा। जो ऊपर एंगल है वही नीचे एंगल है, एंगल ऊपर नीचे बराबर होगा, आधा आधा। इस बात का भी ध्यान रखना, सवालों में यूज होगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये एंगल भी बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा बराबर है, तो इसके सामने की साइड पी ए और इसके सामने की साइड पी बी, ये भी बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से। ये छोटी सी बात थी, सर्कल में है लेकिन अभी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस सिलेबस एक सीक्वेंस में नहीं है, आगे की बातें भी आपको पहले यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आगे चलें। कॉन्ग्रुएंट है बेटा विनेश, ये जो लाइन पीओ एंगल बाइसेक्टर होगी है ना, अगर इस पॉइंट पी से आप सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा आधा, थीटा थीटा। ध्यान रखिएगा। किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, चलो मेरे स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना तो बहुत प्यार से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपके सामने दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, आप बोलोगे जी सर आपने बहुत अच्छा बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल,
और मेरे प्यारे भाई ये है इस राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों इन सर्कल है। देख रहे हैं कितना फैंटेस्टिक है। आप बोलोगे जी सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, नाम देता हूं मैं इसको ABC। ABC ये 90 डिग्री का एंगल है। ध्यान सुनेगा, मैं आपको बहुत प्यार से समझाना चाह रहा हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका इन सर्कल है। इसको मेरे दोस्तों यहां टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई P पॉइंट पे, इसको यहां टच कर रहा है मेरे दोस्तों यहां पर Q पॉइंट पे, और मेरे दोस्तों ये इसका इन सेंटर है I। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। ठीक नाउ तो मेरे प्यारे भाई इस बात का जवाब दीजिएगा कि इन सेंटर की सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो क्या है होती है वो क्या है, इस सर्कल की रेडियस। ये 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। भाई यहां पे टच कर रहा है, ये BC जो है सर्कल की एक रेडियस है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये इन रेडियस है R। ठीक है भाई, चलेगा भाई। ये इन सेंटर है, इसको यहां P पे टच कर रहा है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे दोस्तों। ये सर्कल की रेडियस है और टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर थोड़ा गहरी नजरों से देखा जाए तो तीन ये क्वाड्रिलेटरल बन गया एक टाइप का, ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन गया चतुर्भुज। इसके तीन एंगल 90 90 90 हैं, तो चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों ध्यान से अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो यानी कि ये एक टाइप का रेक्टेंगल बन गया है भाई। तो आमने सामने की साइड सेम होनी चाहिए। अब चारों एंगल बराबर है 90 90 90 90, तो अगर ये साइड R है तो इसके सामने की ये साइड भी R होगी। भाई ये वाली साइड R है तो इसके सामने की ये साइड भी R होगी। लेकिन यहां तो चारों साइड ही बराबर आ गई, तो ये एक स्क्वायर, ये एक वर्ग बन गया मेरे दोस्तों। तो इस पिक्चर को आप अपने जहन में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको आप अपने जहन में बिठा लीजिए, कभी जिंदगी में इसको भूलना मत कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का आप इन सर्कल खींचोगे है भी, तो हमेशा कोने में, हमेशा मेरे दोस्तों कोने में मेरे प्यारे भाई आप समझना मेरे दोस्तों, ये जो BQIP है कोने में, BQIP जो है ये स्क्वायर बनेगा। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, समझ में आया? तो कोने में हमेशा एक स्क्वायर, एक वर्ग बनेगा। रोहित चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, RR हो गई, चारों साइड भी बराबर, चारों एंगल भी 90 है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कोने में हमेशा ये एक स्क्वायर, ये एक वर्ग बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये है इस राइट एंगल ट्राइंगल का इन सेंटर, और ये है होता है मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। ये जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस IB कितनी होगी? व्हाट इज दिस डिस्टेंस IB? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। अगर किसी स्क्वायर की साइड R है, अगर किसी स्क्वायर की साइड R है तो डायगोनल कितना होता है? √2 गुना मेरे दोस्तों। ठीक है, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों इन सेंटर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है मेरे दोस्तों। सॉरी इक्विलेटरल बोल रहा हूं बार बार, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल का इन सेंटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे दोस्तों ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है
वो हमेशा 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। अभी इसको ध्यान रखिएगा भाई, मैंने आपको क्या बोला, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, जहां ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड काटती हैं। अगर आप देखोगे, अगर मैं ये साइड देखूं, ये साइड है भाई, ये साइड, तो इस साइड के लिए एल्टीट्यूड क्या है, ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल। अगर मैं इस साइड को देखता हूं तो ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि दोनों एल्टीट्यूड यही काट रही हैं, तो ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, बाद में डिटेल में समझाएंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहीं पर होता है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री वर्टेक्स के ऊपर, पॉइंट बी। यानी कि मेरे दोस्तों कंसेप्ट क्या बना, डिस्टेंस बिटवीन, ये केवल राइट एंगल के लिए बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। BI, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होती है मेरे दोस्तों, वो कितनी होती है, √2r, √2r। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त इस बात को। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो √2r होती है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी होती है मेरे दोस्तों वो क्या होती है, तो आपका जवाब होगा सर r√2, इन रेडियस का √2 टाइम्स होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें मेरे दोस्तों। अब ध्यान समझिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको यह सिखाया है कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट सेम होती है। मेरे दोस्तों सपोज मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूं कि ये साइड जो है, सपोज ये परपेंडिकुलर है भाई, ये मेरे दोस्तों बेस है ये साइड, और ये मेरे दोस्तों आपका हाइपोटेनस है। आप बोलोगे जी सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। क्लियर है? आप बताइएगा मेरे दोस्तों, ये जो साइड है पूरी ये पी है, पी, ये स्मॉल आर है। तो आप मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी यहां से यहां तक की, ये लेंथ कितनी यहां से यहां तक की, तो आपका जवाब होगा सर जी P माइनस आर, P माइनस आर, P माइनस आर। भाई ये इक्वल, ये राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी साइड P है, ये स्मॉल r है, तो कितना बचा P माइनस आर। आप बोलोगे जी सर, अब देखिएगा सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट सेम होती है, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो ये सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से टेंजेंट है AP, पॉइंट ए से ये वाली टेंजेंट देखो यहां पे टच कर रही है, तो भाई ये लेंथ भी मेरे दोस्तों पूरी की पूरी ये लेंथ भी P माइनस आर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर होनी चाहिए। भाई ये लेंथ अगर P माइनस आर है तो ये लेंथ भी P माइनस आर होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, सर्कल के बाहर से टेंजेंट सेम होती है। सेम इसी तरीके से हमारे दोस्तों है भाई का है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है B, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड B है दोस्तों, ये स्मॉल r है। तो आप मुझे बताइए ये कितना बचा, ये कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर जी B माइनस आर, B माइनस आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट सेम होती है। अब देखिए पॉइंट C से टेंजेंट है मेरे दोस्तों CQ, जो सर्कल को Q पे टच कर रही है, लेकिन इसी पॉइंट C से ये टेंजेंट है मेरे दोस्तों जो इस सर्कल को यहां टच कर रही है। तो इसका मतलब ये लेंथ भी मेरे प्यारे स्टूडेंट B माइनस आर होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो पूरे हाइपोटेनस है ये कितना है मेरे दोस्तों, जो पूरा हाइपोटेनस है क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जी ये जो पूरा हाइपोटेनस है P माइनस आर प्लस B माइनस आर किसके बराबर हो गया, H के बराबर हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही।
P माइनस आर प्लस बी माइनस आर बराबर एच है भाई। तो माइनस आर माइनस 2r उधर चला जाएगा, 2r हो जाएगा बराबर h इधर आ जाएगा, P प्लस बी माइनस एच, h इधर आएगा, P प्लस बी माइनस एच, माइनस आर माइनस 2r उधर चला जाएगा तो 2r। इंडिया टेस्ट मैच हार गई सर, रोना आ रहा है। अंकित चुपचाप पढ़ो। इंडिया के टेस्ट मैच हारने से बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, न खिलाड़ियों को। वो तो महीने का 200 करोड़ छाप रहे हैं। तुम कितना छाप रहे हो? 200 रुपया। बीसीसीआई तो वर्ल्ड का सबसे अमीर रहेगा ही, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये बताइए, आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। कब तक टीवी में मोबाइल में मैच देखते रहोगे? नौकरी वोकरी लो, पैसा कमाओ, स्टेडियम में जाकर देखो, दुबई में जाकर देखो, स्क्रीन पे सामने रियलिटी में अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों साइड पी बी और एच हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटिनस तो उसकी जो इनरेडियस होगी वो P प्लस बी माइनस एच बटे 2 होगी। P प्लस बी माइनस एच बटे 2। भाई ये वाली साइड जो है B है पूरी की पूरी ना, ये स्मॉल r है, तो B माइनस आर बचा, ये भी B माइनस आर। सर्कल के बाहर से टेंजेंट सेम होती है। जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको एक कंसेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बोलो, मैं थोड़ा सा गरिया लूं उनको, फिर आगे बढ़ूं। मुन्ना कह रहे हैं सर इतनी जल्दी टीयर 2 का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? मुन्ना भाई, अब टीयर 2 का सिलेबस कंप्लीट तुम नहीं करोगे, टीयर 2 तुम्हें कंप्लीट करेगा। अब तो आप मेहनत करते रहो, वो अपने आप देख लेगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? मजा आ रहा है ना? चलिए देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है 3 4 5। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3 4 5। 3 4 5 ये दुनिया का एक अकेला ऐसा ट्रिपलेट है जिसकी साइड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, यानी कि एपी में है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों 3 4 5 है भी, जिसकी मेरे प्यारे भाई ये दुनिया का एक अकेला ट्रिपलेट है जिसकी साइड मेरे दोस्तों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए एक एक का गैप है। इसके अलावा और कोई ट्रिपलेट दुनिया में ऐसा है नहीं, ये सिंगल अकेला है। तो अगर मेरे दोस्तों 3 4 5 है राइट एंगल ट्राइंगल, एक इंपॉर्टेंट है, पेपर में से सबसे ज्यादा सवाल आता है, तो आप मुझे बताइए इसकी इनरेडियस क्या होगी? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, इसकी इनरेडियस क्या होगी? 3 4 5 इनरेडियस। तो आप कहोगे सर P प्लस बी माइनस एच बटे 2, 7 माइनस 5 2 बटे 2 यानी कि 1। इनरेडियस 1 होगी इसकी। 3 4 5 इनरेडियस 1, ये ध्यान रखेगा मेरे दोस्तों। अगर मैं इसकी साइड को k गुना कर दूं, k गुना है भाई 3k 4k 5k है भाई, अगर इसकी साइड को k टाइम्स कर दिया जाए मेरे दोस्तों, k टाइम्स कर दिया जाए,
तो आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि इसकी रेडियस क्या होगी। आपने साइड को के गुना कर दिया, साइड सेंटीमीटर में होती है तो इन रेडियस भी सेंटीमीटर में होती है, इन रेडियस भी के गुना हो जाएगी। 1 का के गुना करोगे तो मेरे दोस्तों के, इन रेडियस भी के हो जाएगी। यही मेरे दोस्तों एक ऐसा मेरे दोस्तों ट्रिपलेट रहेगा जिसकी साइड एपी में होंगी, के का गैप है, मतलब जो गैप है वही इन रेडियस आएगी, जो गैप है वही इन रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड हैं वो 21, 28, 35 है, तो आप मुझे बताइएगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या है। जवाब दो। एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 21, 28, 35 है, तो आप मुझे बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। तो आप कहोगे सर है भाई 3, 4, 5 है, रेडियस 1, 3, 4, 5 का 7 गुना है ना, 3, 4, 5 का 7 गुना है, 3, 4, 5 है तो रेडियस 1 है, या 7 गुना आ रहा है तो रेडियस भी इसकी 7 आ जाएगी, 7। क्लियर है? 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले यहां पे इन पर बेस सवाल करते हैं, फिर उसके बाद आगे के कंसेप्ट बताऊंगा। अभी कहानी शुरू हुई है। हाँ 20। चलिएगा दोस्तों, ये बताइएगा ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, साइड पी क्यू 10 है, पी आर 26 है, तो ट्राइंगल के इन रेडियस, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी ये बताइएगा। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू 90 है, पी क्यू 10 है, पी आर 26 है, तो आपसे पूछा इसकी इन रेडियस क्या होगी। अगर मेरे दोस्तों एंगल क्यू 90 है तो इसके सामने की साइड पी आर ये हाइपोटीनस है 26, ये 10 है, तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी 24, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है, 10, 24, 26, 5, 12, 13 का दुगना, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी P प्लस बी, भाई हाइपोटेनस 26 है, P प्लस बी माइनस एच बटे 2, यानी कि मेरे दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, 24, 10, 34 माइनस 26, 8 बटे 2, 4। 1 सेकेंड में मेरे दोस्तों आप आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बच्चा जो है बार बार एक ही कमेंट कर रहा है, सर प्लीज सजेस्ट करें, शादी लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। आदित्य है, देखिए वर्तमान हालातों को देखते हुए कुछ ना करें, चेष्टा भी ना करें, अत्यंत दुख में रहोगे। भविष्य काल के हालातों को देखते हुए जैसा पल्ले पड़े वैसा झपट लें। ये कोई फॉर्मूला नहीं है गणित का कि ऐसे करना है, जस्ट गो विद द फ्लो। एक ट्राइंगल की साइड 36, 105 और 111 हैं, तो ट्राइंगल की इन रेडियस क्या है। जवाब दीजिएगा, ये सवाल आपके सामने आया। रिजेक्शन सक्सेस का इंजेक्शन है सर, नीतीश कह रहे हैं। देखना रितेश कोई ज्यादा तेज से इंजेक्शन ना लगा दे, ज्यादा तेजी से इंजेक्शन लगता है तो आदमी रोता बहुत है, हल्का सा लगवाइएगा। एक ट्राइंगल की साइड 36, 105 और 111 है इन रेडियस। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा आर बराबर डेल्टा बटे एस। एना फेना ट्राइंगल होता तो आर बराबर डेल्टा बटे एस लगा देते,
लेकिन थोड़ा ठहर जाओ, 36, 105, 111 को थोड़ा रेशियो लेंगे, रेशियो 3 से कट रहा है 12 बार, ये 35 बार, ये 37 बार, 37 से 111, 12, 35, 37 को देख के मन में ऊर्जा का संचार हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है मेरे दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट है। इसकी इनरेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी इनरेडियस? क्या आ जाएगी? 12 प्लस 35। अगर 12, 35, 37 है तो इनरेडियस क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? 12 प्लस 35 माइनस 37/2 यानी कि 5। इनरेडियस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर लेकिन यह 3 गुना है, 12, 35, 37 का 3 गुना है, तो इनरेडियस भी 5 का 3 गुना आएगा, 15। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 12, 35, 37 इनरेडियस 5 होती है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे दोस्तों कितने गुना है? 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। ये आंसर है। काफी सरल सवाल है मेरे दोस्तों आपके लिए। आगे चलेंगे। सवाल है जी 22, ये बताओ। एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पर राइट एंगल है, ठीक है। एक सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है। द लेंथ ऑफ टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 48 एंड 14। द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। कर लेंगे भाई, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बनाने वाली साइड है 14 और 48, तो हाइपोटेनस कितना होगा? 50, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, दुगुना है, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, तो 25 दूनी 50 ट्रिपलेट है। तो रेडियस क्या आ जाएगी? P प्लस बी माइनस H/2, यानी कि मेरे दोस्तों 12/2, 6 सेंटीमीटर इन रेडियस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों अभिलाष, क्या हुआ? काफी बेसिक सवाल है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, ठीक। आगे का प्रश्न 23 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बताओ। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक शानदार लैंग्वेज है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पर राइट एंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट एट एम। एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर एम पर काटते हैं। अगर एम की हाइपोटेनस से डिस्टेंस 3√2 है तो एम की ए से डिस्टेंस क्या है? ये बताओ, क्या आप समझ पाए? बोलो। क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाए? टेक्निकल सवाल है मेरे दोस्त, इस प्रकार से कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ए पर राइट एंगल है, ठीक है भाई। इस प्रकार से बोला गया है यहां पर कि एक्यूट एंगल के जो बाइसेक्टर है वो एम पर काट रहे हैं, तो यानी कि एम क्या है? एम मेरे दोस्तों इन सेंटर है। सुरभि कह रहे सर आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं, लग रहा है तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, जिसमें ए पे राइट एंगल है और एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर है भी एम पर काट रहे, तो जहां एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटेंगे वही आपका इन सेंटर हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वे में एम जो है वो क्या है मेरे दोस्तों? इन सेंटर है। एम इज नथिंग बट द इन सेंटर। उसके बाद का बोला है? बोला है एम की हाइपोटेनस से डिस्टेंस इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो इन सेंटर की हाइपोटेनस से डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो इन सेंटर की हाइपोटेनस से डिस्टेंस का मतलब इन रेडियस है मेरे दोस्तों। ये आपको इनडायरेक्टली वे में इन रेडियस दे रखे 3√2। इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है और वो डिस्टेंस होती है इन रेडियस।
क्लियर है? ठीक, आप बोलोगे जी सर। यानी कि एम से हाइपोटेनस की जो दूरी है वो इन रेडियस है 3√2। आप बोलोगे जी सर। यहां तो कोई समस्या? तो आपसे पूछा है, बताइए इस पॉइंट एम की ए से क्या डिस्टेंस है, इस पॉइंट एम की ए से क्या डिस्टेंस है? तो भैया ये 3√2 है, तो ये जो इन सेंटर की हाइपोटेनस से जो डिस्टेंस है ये तो √2r होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। 3√2 का √2 गुना यानी कि 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल सवाल है आपके सामने 24 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से। बनाओ। राजेश, सवाल में ये बोला है ना कि एंगल बाइसेक्टर काट रहे हैं, क्यूट एंगल के जहां एंगल बाइसेक्टर काटेंगे वही आपका इंसेंटर होगा, ऐसे पता चला। ट्रायंगल की यूनिट पता जिसकी साइड 27, 36, 45 है, तो यानी कि मेरे दोस्तों 3, 4, 5 है भाई। 3 नाम 27 और ये 4 नाम 36, 5 नाम 45। 3, 4, 5 है तो रेडियस 1, यहां 9 गुना है तो रेडियस भी 9 गुना 9 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। पेपर में आए तब सवाल। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर अब 25 नंबर। प्यारे भाई ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सवाल इस प्रकार से है कि उस ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस क्या होगी जिसकी साइड 51, 37, 30। ये तो मैंने कल करवा दिया मेरे दोस्तों, ये हो गया ठीक है ना। हाँ 26वां। हाँ भाई, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 10 है, तो इस ट्राइंगल की रेडियस बताओ। अगर इसकी साइड 10 है तो रेडियस क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, a/2√3। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 5/√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल था, हर कोई कर लेगा। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 27, कल हो चुका 28 नंबर। ठीक है जी, चलेगा, जवाब दीजिए। नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे भाई ये एक गुप्त सवाल है मेरे दोस्तों, इसको करने में आपको अति उत्साह होगा। चलिएगा, ये बताइए मेरे प्यारे भाई। ठीक है सृष्टि, हो गया सृष्टि भाई। चलिए,
अब देखिए, हमने इन सर्कल के आपको खूब फॉर्मूले बता दिए। किसी भी ट्रायंगल की रेडियस आर बराबर डेल्टा बटे एस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस के लिए बता दिया है भाई, और आपका राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस के लिए फॉर्मूला बता दिया। लेकिन कभी कभी इन सर्कल ना होके सेमी सर्कल अंदर डाल दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें साइड बीसी के ऊपर एक सेमी सर्कल खींचा गया है। सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन साइड बीसी। AB 25 है, BC 17 है, AC 26 है। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें मेरे दोस्तों क्या है, AB की जो लंबाई है वो 25 है, BC की जो लंबाई है वो 17 है, और AC की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 26 है। ठीक है, और साइड BC पर एक सेमी सर्कल खींचा गया है। तो आपसे पूछे सेमी सर्कल की रेडियस ज्ञात करें, ठीक है भाई, जिसका डायमीटर साइड BC पे है एंड टचेस अनदर टू साइड, और बाकी अदर टू साइड को टच करता है। करो जरा सवाल, छुपा हुआ सवाल है कमलेश। सब बच्चे गलत कर रहे हैं, सब स्टूडेंट इस सवाल का आंसर बोल रहे हैं 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 नहीं है, सवाल को ढंग से पढ़ो। एक सर्कल ट्राइंगल है जिसकी साइड 25, 26, 17 बोल रखी, इसके अंदर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। सेमी सर्कल का डायमीटर साइड बीसी पर है, और ये सेमी सर्कल ऐसा जो अदर टू साइड को टच कर रहा है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सर सेमी सर्कल बनाना है, सर ये बना दिए सेमी सर्कल हमने। ये डायमीटर हो गया 17, रेडियस 8.5 आ गई। ऐसे कर रहे हैं आप लोग। बेटा ये जो सेमी सर्कल है बाकी दोनों साइड को टच करना चाहिए। टच इज अनदर टू साइड, ये टच कर रहा है क्या, ये तो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। टच करने का क्या मतलब है, टच करने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, एक सेमी सर्कल है इसके अंदर बनाया गया जिसका डायमीटर साइड बीसी पे है, जो बाकी अदर टू साइड को टच कर रहा है। मतलब सेमी सर्कल जो है वो कुछ इस हिसाब से होगा, जो इस साइड को मेरे दोस्तों यहां टच कर रहा है पॉइंट पी पर, और इसको मेरे दोस्तों यहां टच कर रहा है पॉइंट क्यू पर। अब बात समझ में, यानी कि ये बीसी पूरा डायमीटर नहीं होगी सेमी सर्कल का। क्लियर है? अब आपको डायग्राम समझ में आया क्या? अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि ये सेमी सर्कल इस तरीके से बनाया गया है जो अदर टू साइड को पी क्यू पे टच कर रहा है, और जिसका जो डायमीटर है वो साइड बीसी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, और आपको इस सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो सपोज इसका सेंटर मेरे दोस्तों ये O है। ऐसे सवाल जो होते हैं वो एरिया को इक्वेट करके निकाले जाते स्टूडेंट, एरिया को। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर एरिया को इक्वेट करके। मेरे प्यारे भाई, मुझे सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है, मैंने R मान लिया। तो देखिए सेंटर से ये साइड AC जो यहां टच कर रही है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये सेमी सर्कल की रेडियस है R। अभी टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम ऐसे ही मेरे दोस्तों ये भी आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इस सेमी सर्कल की रेडियस है ये R। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां पे A से O को मिला दूंगा, A से O को, तो अब आपको यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। आपको यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल है भाई। कौन से? ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOC। इन दोनों के एरिया का सम बड़े ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या है। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो कंसेप्ट इतना सा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या आ जाएगा, अभी AOB प्लस AOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो यहां ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आप मुझे बताइए कि बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या है। तो तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अभी 25, 26, 51 और 17, 68, यानी कि सभी पेरीमीटर आ जाएगा 34। 34, 34 माइनस 17, 17, अभी 34 माइनस 25, 9, और 34 माइनस 26 कितना हो जाएगा 8। तो 17 आ जाएगा। अभी 2 नाम 18, 144 यानी कि 12।
यानी कि एरिया आ जाएगा 17 गुणा 12। ये बात समझ में आ गई सर? फिगर में गिवन नहीं है। फिगर में क्यों गिवन होगा सुर भी खुद से सोचना है। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया मेरे दोस्तों? हीरोज फॉर्मूला से निकाला, तीनों साइड पता है 25 26 17, 17 गुणा 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एरिया मेरे दोस्तों किसके बराबर है? ये इन दोनों ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल एओसी के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। ट्राइंगल एओबी में एरिया ही क्यों लगा रहा हूं? कि मुझे बेस पता है और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट पता है। ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या होगा? अगर बेस 25 है, साइड ए बी 25 है, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, ये हाइट है मेरे दोस्तों आर, तो एरिया आ जाएगा 1/2 25 गुणा आर। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। प्लस ये ट्राइंगल एओसी का एरिया कितना? ये साइड 26 है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कितना है मेरे दोस्तों? आर। 1/2 26 गुणा आर। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से कितना आएगा? 26 + 25 51/2 आर। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है भाई। तो 17 से मेरे दोस्तों 51 जो है 3 बार चला जाएगा, तो आर आएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मेरे दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए इन सर्कल सेमी सर्कल डालने वाला, तो आप एरिया इक्वेट करके इस सवाल आसानी से कर सकते हो। सवाल एक ही लाइन का है स्टूडेंट। अब सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलेगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट, नहीं अभिषेक, हीरोज फॉर्मूला से डिंपल। देखिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, प्यार से समझिएगा। ट्रायंगल, मैंने आपके सामने दोस्तों एक ट्रायंगल बनाया है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है भाई। वर्टेक्स बी के सामने की साइड मेरे दोस्तों स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, और वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब मेरे दोस्तों मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से। एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों एडी। भाई मैंने ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से। एंगल बी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों बीई। आप बोलोगे हां जी सर। मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों इस प्रकार से। ये सी एफ, एंगल सी का। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के बाइसेक्टर मैंने यहां पर खींचे। जहां तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट है इस ट्राइंगल का इन सेंटर आई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इन सेंटर आई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? गलत है सुर भी, वो गलत, एकदम बिल्कुल गलत। आ गया, डाटा चेंज करेंगे गलत हो जाएगा। चलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। यहां तक की बात सही है ना दोस्तों? केयरफुली लिसन करेंगे अब आप यहां पे, तो आपको ये पता चलेगा क्या। एंगल बाइसेक्टर को ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल एबी से इसके एंगल बाइसेक्टर है एडी, बीई और सीएफ। एक दूसरे को जहां काट रहे वो इन सेंटर है। भाई ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर एडी है। इसी एंगल बाइसेक्टर पे ये इन सेंटर है। तो ये जो इन सेंटर है इस एंगल बाइसेक्टर एडी के दो टुकड़े कर रहा है, अपर पार्ट ए आई और लोअर पार्ट मेरे दोस्तों आईडी। तो अपर पार्ट से लोअर पार्ट का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों?
ए आई से आई डी का रेशियो क्या होगा। अपर पार्ट का मतलब हमेशा वर्टेक्स से डिस्टेंस लेता हूं, अपर पार्ट से लोअर पार्ट का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों। मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड क्या है मेरे दोस्तों, बी और सी। एंगल ए बनाने वाली साइड है बी और सी, तो इन दोनों का सम बटे थर्ड साइड, ये होगा मेरे दोस्तों रेशियो बी प्लस सी अपॉन ए। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात सही है। सेम इसी प्रकार से एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई, ये इन सेंटर इसके दो टुकड़े कर रहा है, बी आई और आई। तो अपर पार्ट है बी आई, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अपर पार्ट है बी आई और लोअर पार्ट है मेरे दोस्तों आई ई। तो बी आई से आई ई का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों, अपर पार्ट से लोअर पार्ट का, तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी अपॉन बी। इसी तरीके से एंगल सी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों ये सी एफ, ये दो टुकड़े कर रहा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, सी आई और आई एफ। तो मेरे दोस्तों यहां पे सी आई से आई एफ का रेशियो मेरे दोस्तों क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी, एंगल सी का बाइसेक्टर खींच रहे हैं हम, एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी है, तो आप कहोगे सर ए और बी, इन दोनों का सम ए प्लस बी अपॉन थर्ड साइड सी। ठीक है, क्लियर। इन एनी ट्राइंगल भाई, इन एनी ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो बी आई से आई का रेशियो क्या होगा, एंगल बी बनाने वाली साइड का सम क्या है, ए प्लस सी अपॉन थर्ड साइड। ठीक, किसी को कोई समस्या, इन एनी ट्राइंगल है स्टूडेंट, तभी तो एबीसी लिखा है। चलिए, सभी को समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाँ जी, कैसे कैसे का जवाब भी मैं आपको दूंगा, आपके लिए समझना जरूरी है। देखिएगा, मैंने आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझाई है, आंतरिक कोण समद्वि भाजक प्रमेय मैंने आपको समझा रखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने बहुत अच्छे समझाई है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाउ दिस इज मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। एडी को देखो, एक ही प्रूफ कर देता हूं, बाकी वैसे ही हो जाएंगे। एडी है, एंगल बनाने वाली साइड सी और बी है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो बांटेगा, सी रेशियो बी में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी बात समझ में आ गई, रेशियो सी रेशियो बी होगा, बीडी से डीसी का जो रेशियो है सी रेशियो बी होगा। एंगल बनाने वाली साइड सी और बी है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इसी रेशियो में बांटेगा। मेरे दोस्तों ये जो पूरी साइड है ये कितनी है, ए। ये जो पूरी साइड है मेरे दोस्तों ये कितनी है, ए। आप बोलोगे जी सर ये रेशियो कितना है, सी रेशियो बी। तो बीडी कितना आ जाएगा, आपको सी पार्ट लेना है, आपको सी पार्ट लेना, आउट ऑफ टोटल कितना होगा, टोटल है सी प्लस बी, यानी कि आपको ए का सी इंटू सी प्लस बी पार्ट लेना है। ये आ जाएगी बीडी की लंबाई, ये आ जाएगा भैया। ए को सी रेशियो बी में ब्रेक करेंगे तो कितना है, सी पार्ट लेना है, टोटल सी प्लस बी आउट ऑफ ए, यही हो जाएगा बीडी की लंबाई। ए इंटू सी अपॉन सी प्लस बी रेशियो आपको आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हम ये समझ गए अच्छी तरीके से। इज दैट क्लियर टू यू, बिकॉज दिस रेशियो वाज सी रेशियो बी। ये जो रेशियो था बीडी से डीसी का, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये सी रेशियो बी है। नाउ सभी को क्लियर है। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ए आई से आईडी निकालना है। देखिए ये ट्राइंगल एबीडी, देखो जितना मैं दिखाऊं केवल उतना देखिए, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल एबीडी देखो मेरे दोस्तों, एबीडी ये ट्राइंगल एबीडी देखो, बढ़िया ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर मस्त टकाटक दिख रहा है। ये इस ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर। आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर यहां पे जाके मिल रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो बांटेगा ट्राइंगल एबीडी में, ट्राइंगल एबीडी में। ये ट्राइंगल एबीडी में एंगल बाइसेक्टर है बी आई, एंगल बी का, अपोजिट साइड को उसी रेशियो बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। तो ए आई से आईडी का रेशियो वही होगा, ए आई से आईडी का, जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। तो ए आई किसके नजदीक है, साइड सी के, सी के, और ये आईडी किसके नजदीक है, ए सी अपॉन सी प्लस बी, ए सी अपॉन सी प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही हो जाएगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। आप बोलोगे जी सर,
देखिए सी से सी कट जाएगा, ये ए प्लस बी, ये सी प्लस बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो सी प्लस बी अपॉन ए। क्या यही है कंसेप्ट? है तो यही सी प्लस बी अपॉन ए, ये यहां से निकल के आता है। 2 बार इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें लगेगी। एआई से आईडी का रेशियो कितना आ जाएगा? दिस अपॉन दिस। जब दिस अपॉन दिस करेंगे मेरे दोस्तों तो सी प्लस बी अपॉन ए आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, समझ में आया दोस्तों? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप इस पे बेस्ड ये सवाल करके बताइएगा। कहां गया जी सवाल नंबर 29? ठीक है, जल्दी से बताओ। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसकी साइड बीसी 9 है, एडी जो है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, और मेरे दोस्तों आई इन सेंटर है। एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा? क्या आप समझ पाए? डायरेक्ट कर लेंगे मेरे दोस्तों। 15/9, 5:3 आंसर है, डी ऑप्शन। भाई ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 है, ट्रायंगल एबीसी है, इसका परिमाप यानी कि तीनों साइड का सम 24 है, ये एंगल बाइसेक्टर है एडी। ठीक है दोस्तों, तो इन सेंटर इसी कहीं लाइन पे होगा। आपसे पूछा एआई से आईडी का रेशियो, बीसी 9 है मेरे दोस्तों, सवाल में बीसी 9 बोला है। अगर तो एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा? इन दोनों का सम बटे बीसी। एआई से आईडी का रेशियो एंगल ए बनाने वाली साइड का सम बटे थर्ड साइड। अब पेरीमीटर अगर ट्राइंगल का 24 है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, अगर 24 है ये 9 है, तो इन दोनों साइड का सम 15 आ जाएगा कि नहीं? 15 आप बोलोगे जी सर 15 आ जाएगा बटे 9, तो 15/9 का मतलब 5/3 आंसर है, 3 से चला जाएगा 5:3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो ये सवाल आया था सीएचएसएल के पेपर में, कंसेप्ट पता होता तो ही ये सवाल आप कर पाते। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों 30। हाँ जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? आपके सामने एक ट्रायंगल है मेरे दोस्तों जिसमें एबीसी का इन सेंटर है, वो ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर ओ है, एओ से ओई का रेशियो 7:5 है, सीओ से ओडी का रेशियो 4:3 है। तो आपसे पूछा है बीओ से ओएफ का, आपसे बीओ से ओएफ का रेशियो यहां पर पूछा गया, ये सवाल है, ठीक है ना। एओ से ओई का रेशियो 7:5 है, सीओ से ओडी का रेशियो 4:3 है, सीओ से ओडी का थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं हम मेरे दोस्तों। ये जो है आपके, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का, ये एंगल बी का, ये एंगल सी के बाइसेक्टर हैं, और ये यहां पे मिल रहे हैं एक दूसरे को जाके पॉइंट ओ पे, ठीक है ना। तो एओ से ओई का जो रेशियो है 7:5 है, और सीओ से ओडी का जो रेशियो है 4:3 है, 4:3। आपसे पूछा है बीओ से ओएफ का रेशियो क्या होगा। एक तो तरीका इस सवाल को करने का मास पॉइंट ज्योमेट्री से, आप एमपीजी से करिए इस सवाल को, वो तरीका है। दूसरा कि आप इसको बाइसेक्टर वाली थ्योरम से भी कर सकते हैं जो अभी समझाई, रेशियो से, लेकिन उसके लिए आपको रेशियो आना चाहिए। दोस्तों सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में आपको दिया हुआ है यहां पर एओ से ओई का रेशियो, ठीक है ना, और सवाल में आपको क्या दिया है? सीओ से ओडी का रेशियो। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ठीक है ना। एमपीजी से आसान है, बट एओ से ओई का रेशियो क्या आ जाएगा? एओ से ओई का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बी प्लस सी बटे ए, ये होगा ना, कितना है मेरे दोस्तों? 7/5। भाई सीओ से ओडी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीओ से ओडी का रेशियो, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, एंगल बनाने वाली साइड का सम ए प्लस बी बटे सी, ये है 4/3। बीओ से ओएफ का,
बीओ से ओएफ का क्या रेशियो है, एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी बनाने वाली साइड का सम ए प्लस सी अपॉन थर्ड साइड बी, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों अभी ज्योमेट्री का सवाल है नहीं, रेशियो का सवाल है। जिस स्टूडेंट को रेशियो बिल्कुल नहीं आता तो वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, रेशियो आता है वही अच्छे से समझ पाएगा। अब देखिए आपको इन दोनों रेशियो को बैलेंस करके ये निकालना है। रेशियो ही तो है, देखिए क्या कॉमन है यहां पे भाई, अगर b प्लस सी 7 है तो a 5 है भाई, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, अगर b प्लस सी 7 है तो a 5 है 12 है। दूसरे वाले रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, a प्लस बी 4 है तो c 7 है, तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 7, a प्लस बी 4 है तो c 3 है, तो a प्लस बी प्लस सी 7 हो जाएगा। तो यहां a प्लस बी प्लस सी 12 हो रहा है, यहां a प्लस बी प्लस सी 7 हो रहा है, तो गलत बात है। तो 12 और 7 को इक्वल कर लेते, उनका एलसीएम 84, 12 7 का एलसीएम 84, 84 बनाने के लिए भाई यहां a प्लस बी प्लस सी 12 हो रहा है, यहां 7 से गुणा कर देंगे हम, 7 से। यहां a प्लस बी प्लस सी 7 है, 84 बनाने के लिए मेरे दोस्तों हम लोग यहां 12 से गुणा कर लेंगे। तो मैंने जो है a प्लस बी प्लस सी को 84 बना दिया स्टूडेंट, 84 देखो ना दोनों जगह, a प्लस बी प्लस सी 12 हो रहा था तो मैंने पूरे रेशियो को 7 से गुणा कर दी। यहाँ a प्लस बी प्लस सी 7 था, मैंने 12 से गुणा कर दी, 7 इंटू 12 84 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो देखिए a का मान कितना है 35, c का मान कितना है 36, a का मान 35 है, c का मान 36 है, तो 35 प्लस 36 हो गया 71, 71। तो c a प्लस सी, a का मान 35 है, c 36 है, तो 35 प्लस 36 71 हो गया, टोटल होना चाहिए 84। तो c कितना बचा भाई, अगर ये 71 है तो c कितना बचा 13, 71 और 13 84 होता है ना, तो 71/13 आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये रेशियो होगा 71/13, ऑप्शन नंबर 84 आना चाहिए टोटल। समझ में आया स्टूडेंट, भाई a 35 है तो c 36 है मेरे दोस्तों यहां पे। ठीक है ना, तो आप b का वैल्यू टोटल 84 होना चाहिए, 13 बचा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एमपीजी से पहले ही सिखा रखा है, अब दोस्तों आप ऐसे भी कर लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एमपीजी से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बाकी कल करेंगे दोस्तों अब